तो आज तारीख है 21 फरवरी और आज हम लोग 19, 20 और 21 3 दिन का करंट कवर करेंगे। और जितनी भी ऐसी न्यूज़ है जो हमें नॉलेज के लिए, इवन दो एग्ज़ाम के लिए जानना ज़रूरी है, वो सब कवर करेंगे। तो अगर 19 फरवरी के हम लोग द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें, तो एक तो अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस को लेकर आई है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से कह दी है रिकवरी वाली, तो इसके बारे में भी अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। और एक न्यूज़ आई है जो, बाकी सब तो पॉलिटिकल न्यूज़ है बेसिकली, और एक इंडिया यूएन वाली न्यूज़ आई है। तो अगर हम लोग ये डेथ पेनल्टी वाले की बात करें, तो 38 लोगों को एक साथ में एक स्पेशल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है। अभी जो 2008 में अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस हुआ था जिसमें 56 लोग मारे गए थे, उसमें तो उसमें जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया थे और इंडियन मुजाहिदीन थे, दोनों ने मिलकर करवाया था बॉम्ब ब्लास्ट। और फिर हम देखते हैं 2011 से ही ये हियरिंग चल रही थी और 11 साल लग गए हैं अब फैसला आने में। और हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ पेनल्टी अगर किसी एक केस में दी गई है, तो हम देखते हैं राजीव गांधी केस में दी गई थी 26 लोगों को, उसके बाद में अब ये 38 लोगों को दी गई है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी यूपी गवर्नमेंट के बारे में कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, जो सीए के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस चक्कर में लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी तोड़ी थी, तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को पोस्टर चिपका दिए थे। उसके बाद में बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती उनसे पैसे वसूल किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कह दिया है कि इन सब का पैसा वापस लौटाया जाए, ऐसे तरीके से तुम नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। बहुत से लोगों को झूठे केस बना बना के वसूल कर लिए गए। तो ये सब कहा गया है। और यूपी गवर्नमेंट भी होशियार है, उसको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस हार जाएंगे, इसलिए पहले से ही उन लोगों ने एक केस योगी जी के द्वारा ट्रिब्यूनल में शुरू करवा दिया गया है, जिससे ये चीज़ अभी भी चलती रहे और उन लोगों को हमें देना ना पड़े मुआवजा वापस। तो जो भी है चल रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये इंडिया यूएई के बारे में। हम लोग काफ़ी दिन से बात कर रहे थे सीईपीए के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो वो फाइनली इंडिया यूएई के बीच में हो गया है और बिगेस्ट ट्रेड पैक्ट है जो इंडिया यूएई के बीच में अभी तक हुआ है। और अगले 5 साल में हम लोग $60 बिलियन से $100 बिलियन का ट्रेड करना शुरू कर देंगे अगर ये सब सही चलता है तो। और थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अभी भी हम लोग यूएई के बने हुए हैं। हम लोग जानते हैं यूएसए और चाइना के बाद में। और यूएई में तो रहने वाली 40% जनसंख्या भी इंडिया की ही है, सही सी बात है। और हम बात करें ना, इस समय सबसे ज़्यादा जो ट्रेड कहा जाए उसका असर किस में पड़ेगा, तो कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर पे इसका पड़ेगा असर, कि जम्मू कश्मीर का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और देखो सीईपीए हो चुका है हम लोगों का, एफटीए की भी बात चल रही है, जो हम लोग एफटीए कहा जा रहा है कि मई से एफटीए की भी बात शुरू हो जाएंगी। और सीईसीए भी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है बेसिकली। तो उसके तहत ही होता है कि हम लोग उनके जो बेसिस वगैरह हैं उन सबको यूज कर सकते हैं, बीआईटीज भी होते हैं, बीटीआईज भी होते हैं। तो वो सीईपीए तो हो चुका है, लेकिन सीए की भी करने की बात चल रही है, अब देखते हैं ये कब हो पाता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है, अभी हम लोग जानते हैं कृष्णा रिवर केस, कृष्णा रिवर डिस्प्यूट बना ही रहता है, सालों से चल रहा है। 4 राज्य है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब इस केस में मीडिएशन ही आखिरी जरिया है, उसके अलावा कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे कितने भी फैसले दे ले, रोज एक नया राजा खड़ा हो जाता है कि हमें पानी कम दिया गया, हमें पानी कम दिया गया। तो अब इसको मीडिएशन से ही सॉल्व किया जाएगा। और बाकी हम जानते हैं कि 1929 में कृष्णा रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना के ये केस शुरू हुआ था, जो हम देखते हैं। और उसके बाद में 1969 में भी एक ट्रिब्यूनल बना था, जो कि हम देखते हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत बना था। बाद में 2004 में इसकी रिपोर्ट आई थी जो मानी नहीं गई थी, फिर दोबारा बना, 2011 में रिपोर्ट आई, वो आंध्र प्रदेश ने नहीं मानी, फिर शुरू हुआ, फिर 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बन गया, तो वो भी इस डिस्प्यूट में आ गया। तो भाई तब से चलता ही जा रहा है। तो दैट्स ऑल। और बाकी हम लोग जानते हैं कृष्णा नदी महाबलेश्वर से बहती हुई महाराष्ट्र के महाबलेश्वर शुरू होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और अगर हम लोग बात करते हैं लैंडलॉक रिवर्स की बात कर लें, या हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों की जब बात करते हैं, तो कृष्णा गोदावरी के बाद में सेकंड सबसे बड़ी नदी है। और तुंगभद्रा की बात करें, मालप्रभा की बात करें, बीचगंगा की बात करें, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो मेन ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई, ये इंडियन आर्मी टैग वाले एक लिजार्ड के बारे में। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लिजार्ड है जो हम लोगों को अभी मेघालय में मिला है। तो वो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है, मतलब कलर में ऐसा है जो इंडियन आर्मी की जैसी ड्रेस है हम लोगों की वैसी, तो उसको इंडियन आर्मी टैग ही दे दिया गया उस लिजार्ड को। तो बस हमें इतना जानना है कि कहाँ का है, तो मेघालय में मिला है लिजार्ड, बस। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये अफ्रीकन नेशंस के बारे में, कि अफ्रीकन नेशंस में कुल 6 ऐसे देश हैं, इजिप्ट, केन्या, नाइजीरिया,
सीनेगल, ट्यूनीशिया और उसके बाद में साउथ अफ्रीका। तो इन 6 देशों को इंडिया वैक्सीनेशन बनाने के लिए टेक ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 1% से कम लोगों को वैक्सीनेशन लगी हुई है एवरेजली। तो वही है कि जिन देशों पे था उपकरण थे, जिन देशों पे डेवलपमेंट के स्कोप था वो तो कर गए, उसके बाद में उन लोगों ने डेवलप भी कर लिया और उसके बाद में उन लोगों ने अपने अपने बना भी लिए हैं और लगा भी दी लोगों को जितनी लगनी चाहिए थी वैक्सीन्स। लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ पे वैक्सीन्स नहीं लग पाई और खास करके अफ्रीका की तो हालत बहुत बुरी है। एक न्यूज़ आई है इंडियन एक्सप्रेस में, वो आई है अभी। ये हम लोग जानते हैं कि बप्पी लेरी ख़त्म हुए थे, तो उनके बारे में निकल के आया कि कैसे ख़त्म हुए हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिनोमिया, ये एक डिसीज़ है जिस वजह से वो ख़त्म हुए हैं। तो ये न्यूज़ में आ गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि ओएफए होता क्या है। तो होता क्या है ना, जब गर्दन पे फैट जम जाता है, गर्दन पे तुम्हारे एक हद से ज़्यादा फैट हो जाता है, तो तुम जब सोते हो तो सही से सांस नहीं ले पाते हो। जब सांस नहीं जाती है तो ब्रेन कई बार तुम्हें अचानक से जगा देता है कि सांस लो ढंग से, तो तुम उठ जाते हो, फिर सांस लेते हो, फिर सोते हो, ये सीन चलता है। लेकिन जब ये फैट एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो तुम्हारी नर्वस सिस्टम तक को दबाने लगता है और उस वजह से ब्रेन नहीं जग पाता और तुम ब्रेन सोचता है सांस ली जा रही है और तुम सांस नहीं ले रहे होते हो, तुम मर जाते हो। तो अभी जो बप्पी लहरी खत्म हुए उनके साथ में यही हुआ है। तो दैट्स ऑल, बस हमें पता होना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनोमियम क्या होता है, बस दैट्स ऑल। और ये पुरुषों में ज़्यादा होता है, बाय द वे पुरुषों में 13% ज़्यादा होता है महिलाओं के अगर कंपेयर करें तो। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है इन्वेंस नाम का एक स्टॉर्म है जो यूके पे आया है, उसके बारे में। बेसिकली अभी यूके में वेल्स है, वहाँ से टकराया है और 30 साल का सबसे बड़ा स्टॉर्म बताया जा रहा है इसको। तो बस हमें नाम पता होना चाहिए कि एनवाइस है, एनवेंस, और ये इसका नाम है, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में कि चाइना और फ्रांस दोनों मिलके अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में तकरीबन 1.7 बिलियन डॉलर से ग्लोबल इंफ्रा को डेवलप करेंगे। अब देखो, हम लोग जानते हैं ग्लोबल इंफ्रा ये लोग दूसरे देशों में डेवलप क्यों कर रहे हैं, जिससे इनकी स्ट्रेटेजिक पावर बढ़े और वहाँ पे इन लोगों का शेयर बढ़ जाए, शेयर होल्डर बड़े हो जाए ये लोग उस देश में, सीधी सी बात है। और फ्रांस चाइना के साथ में क्यों मिल गया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हम लोग जानते हैं कि फ्रांस की डील, जो न्यूक्लियर डील थी, न्यूक्लियर सबमरीन की डील, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ में तोड़ दी गई थी। किसके द्वारा? अमेरिका ने न्यूक्लियर डील उससे कर ली थी, न्यूक्लियर सबमरीन की डील ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से तोड़ दी थी। तो अब फ्रांस भी जाके चाइना से मिल गया है इसी वजह से, और वो सीधी सी बात है यूएसए से गुस्सा है और कुछ नहीं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट चीज़ न्यूज़ और आई है कि राकेश जिनको हम लोग जानते हैं, डायरेक्टर हैं और इंडिगो के डायरेक्टर हुआ करते थे अभी तक, तो उनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है उनके पद से। और बाद में ये फाउंडर भी हैं इंडिगो के। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है सिंथेटिक बायोलॉजी पे। सिंथेटिक बायोलॉजी होती क्या है? देखो, अननेचुरल ऑर्गन्स जो हम लोग बनाते हैं बायोलॉजी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैसे मान लो किसी का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो उसको बाहर अलग से बनाया और सिंथेटिक तरीके से बनाया, उसको लगा दिया। तो इसको लेकर अभी तक इंडिया में किसी भी प्रकार का कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं है। तो हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने कहा है कि जो सिंथेटिक बायोलॉजी है उसको लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालने चाहिए और साथ ही साथ में जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इन चीज़ों का हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और बहुत ज़्यादा जाने बचाने के काम भी आ सकते हैं। पहली बार अगर हम लोग बात करते हैं ना, कोई सिंथेटिक ऑर्गन बनाया गया था तो वो बारबरा के द्वारा 1980 में बनाया गया था। और अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कह दिया, लेकिन मिनिस्ट्री के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं हम जानते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1988 है हमारे पास में, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2001 भी है हमारे पास में, उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी 2002 है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है, उसके बाद में ह्यूमन सेफ्टी एक्ट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उसको टैकल करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सिंथेटिक बायोलॉजी पे लेके कोई एक्ट आ सकते हैं। तो अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बारे में, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के सेक्शन नंबर 20 को यूज करते हुए दिल्ली के 2 गांवों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। रिजर्व फॉरेस्ट ऐसी जगह होती है जहाँ के पेड़ों को काटा नहीं जा सकता, जहाँ केवल घूमने जाया जा सकता है, जहाँ पे मान लो
स्टूडेंट जा सकते हैं, या मान लो हाँ कोई रिसर्चर वगैरह है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन वहाँ के पेड़ों को काटा या चारागाह के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अभी इंडिया की अगर बात की जाए, ये तो दिल्ली ने किया है, अब इंडिया की अगर बात की जाए तो 21% जो फॉरेस्ट है इंडिया में, वो मतलब टोटल एरिया में इंडिया के 21% में फॉरेस्ट है और 24% ट्री कवर है इंडिया का। लेकिन अब देखो, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि पहले हमारे 20% थे 4 साल पहले, अब 21% इंडिया फॉरेस्ट हो गए हैं, लेकिन असलियत एक चीज़ और है कि जो टी गार्डन है और जो क्रॉप प्लांटेशन है उनको पहले इंक्लूड नहीं किया जा सकता ज़्यादा था, लेकिन इस बार का जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ है उसमें इन दोनों को भी इंक्लूड किया गया है, जिस वजह से हम लोगों का जो ओवरऑल जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो दैट्स ऑल। और अगर हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है हमारे देश में, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है गुदूची गिलोय को लेके। बेसिकली गुदूची पेड़ होता है गिलोय, सब लोग जानते हैं, आयुर्वेदा में यूज किया जाता है। तो अभी सोशल मीडिया और जो मीडिया पोर्टल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा पोस्ट वायरल होने लगी थी कि ये हार्मफुल है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस फेक न्यूज़ को ख़त्म करते हुए कल एक पूरा श्वेत पत्र जारी किया इसको लेके कि नहीं गिलोय ऐसा नहीं है। हम देखते हैं डायरिया हो गया, फीवर हो गया, इन्फेक्शंस हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, ये हर जगह काम आता है और इसके अलग अलग फ़ायदे भी हैं। बट हाँ, गलत तरीके से यूज़ करोगे तो नुकसान भी करता है, उसमें तो सीधी सी बात है, लेकिन सही तरीके से यूज़ करो तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो गिलोय को लेकर जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं वो गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई, ये जेपी मॉर्गन के बारे में। जेपी मॉर्गन हम लोग जानते हैं कि एक बैंक है बेसिकली। तो जेपी मॉर्गन बैंक पहली बैंक बन गई है जो मेटावर्स में एंटर कर गई है बेसिकली। तो मेटावर्स में भी जाके अब जेपी मॉर्गन बैंक को एक्सेस कर सकोगे और उनकी कुछ सुविधाएं, कुछ 2-3 सुविधाएं हैं जिनको तुम लोग वहां से ले सकते हो। तो अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर संडे के द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें हम, तो उसमें एक न्यूज़ तो आई है जो अफगान हिंदू सिख को लेके आई है कि वो मोदी जी से मिले, मोदी जी ने एकदम गेटअप वेटअप चेंज कर लिया था, वो उसकी काफ़ी वीडियोस वगैरह भी आए थे। एक न्यूज़ है जो एफटीए को लेके आई है कि यूएई के से हम लोगों ने सीएपीए तो कर लिया है, अब एफटीए की भी बात चलेगी मई से। एक न्यूज़ आई है पंजाब में वोट को लेके, फिर यूपी में वोट को लेके आई कि यूपी में 3rd फेज के वोट होने वाले हैं, और अब तो हो गए हैं, ये संडे का है। और फिर रशिया ने जो न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है यूक्रेन के पास में, तो बाइडन ने कह दिया कि हाँ यहाँ तो वॉर होने ही वाली है, ये है वो है, तो उस सब को लेके पॉलिटिकल बयान है। एक राजस्थान को लेके आई है कि जो कास्टिज्म सिक्योरिटी की बात हम लोग बात करते हैं तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा शोर मच गया है। तो देखो, कास्टिज्म सबसे बुरी चीज़ है, अगर हम लोग जानते हो क्यों है पता नहीं, भाई बना हुआ है, बस चल रहा है। तो सीधी सी बात है, उस वजह से बहुत से लोगों को आज भी राजस्थान उन कुछ जगहों में से है जहाँ पे आज भी कास्टिज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। तो वहीं को लेके आई है कि किसी की बारात वारात जा रही थी तो उस पर जो उच्च कुल के लोग हैं उन लोगों ने हमला कर दिया, फिर उसके बाद में उसने पुलिस वगैरह बुलाई, तब जाकर उसका बारात जो है वो निकल पाई। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दैट्स ऑल। मतलब फ्रंट पेज पे केवल एक ही चीज़ है जो हमें बात करनी है कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में, कि अरुणाचल प्रदेश को बने 50 साल हो गए हैं। 1972 में अरुणाचल प्रदेश जो है वो बना था, एक अलग राज्य। प्रेमा खांडू इसके सीएम है इस समय, और अधि है जो जहाँ की लैंग्वेज है बेसिकली। और हम लोग जानते हैं तवांग मोनेस्ट्री जो इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, बाय द वे इंडिया की सबसे बड़ी तवांग है, दुनिया की सबसे बड़ी पोटाला लहासा में है। और भी बहुत सारी चीज़ें, सेला पास है, नूरा पास है, जीरो वैली है, और डिब्रूगढ़ है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि दिबांग वैली है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में फेमस है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है पेज नंबर 5 पे ही था हिंदू के। वो आई है यूएन कमीशन फॉर द सोशल डेवलपमेंट के बारे में, कि इसका 16th सेशन अभी चल रहा था, जिसमें राजस्थान की एक ट्राइबल जगह है, उन लोगों ने अपने यहाँ जो माइग्रेशन हो रहा था उसको रिवर्स माइग्रेशन में चेंज कर दिया है। तो उसको डिस्प्ले किया गया है यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के अभी सेशन में, कि कैसे उन लोगों ने डेवलपमेंट किया, कैसे वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ गए। तो ये सब चीज़ें अच्छी बात है। तो बस हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान ने यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 60 सेशन में भाग लिया था। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी जो MH-60R हेलीकॉप्टर है उसके बारे में, कि हम लोगों ने याद हो ट्रंप के साथ में डील की थी मोदी ने इसको लेके काफ़ी मजाक भी बना था। चलो वो पुरानी बात है, वो छोड़ देते हैं। तो उसको लेके $2.2 बिलियन की डील थी, जिसमें 2025 तक हम लोग ये हेलीकॉप्टर लेने वाले थे। तो इसका जो फर्स्ट बैच है ये अभी कोची पे आने वाला है, कोची एयरबेस पे। तो ये बैच बाई बैच आएगा। तो इसका जो लास्ट बैच है वो 2025 तक आएगा बेसिकली।
और वहीं हम लोग बात करें कि जो सी किंग है कि जो हमारे पास में पहले से सी किंग हेलीकॉप्टर्स थे जो सी किंग 42 या 24A कहे जाते हैं बेसिकली, तो उनकी जगह नेवी में जो MH-60R है इसका यूज किया जाएगा अब। और यूएसए से अगर बात की जाए ना, अपन लोग बहुत सारे डिफेंस उपकरण लेते हैं। पिछले 50 साल में हम लोगों ने तकरीबन $13 बिलियन से ज़्यादा की चीज़ें खरीदी हैं केवल डिफेंस में। और रशिया नंबर 1 पे ऑब्वियसली इंडिया के लिए, लेकिन स्टिल। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है ऑर्केस्ट्रा बैन को लेके। अभी क्या हुआ था ना, महाराष्ट्र में हम लोग जानते हैं पहले डांस बार बैन किए गए थे। जो डांस बार में लड़कियां काम करने वाली थी वो बहुत सी ऐसी थी जो ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगी थी। तो महाराष्ट्र में ये भी एक नियम लागू कर दिया गया था अभी कुछ दिनों पहले कि जो ऑर्केस्ट्रा है उनमें जितनी लड़कियां हैं उतने लड़के भी होना जरूरी है। जस्ट बिकॉज ऑफ कहा गया था कि लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, लड़कियां खुद से अकेले ऑर्केस्ट्रा बैंड नहीं चला सकती। अगर 10 लड़कियां हैं तो उनको 10 लड़के भी रखने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, सब लोग, सीधी सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वर्क के अंतर्गत इस पूरे के पूरे एक्ट को महाराष्ट्र के गिरा दिया है और कह दिया है कि हाँ, लड़कियां खुद भी चाहें तो वो ऑर्केस्ट्रा चला सकती हैं। ये कौन सी बात है कि लड़कों को सिक्योरिटी के लिए रखना है? ऐसे तो तुम हर जगह सिक्योरिटी के लिए रख दो, ये कौन सी बात हुई? तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लेके। तो इसका जो सेशन है 2023 में होने वाला है अगले साल, वो इंडिया में होगा और इंडिया में मुंबई में कराया जाएगा। और सोचो, इसके इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के जो सेशन है इसके लिए भी वोटिंग होती है सेशन कराने के लिए। और लास्ट जो सेशन है ना इंडिया में हुआ था वो 40 साल पहले 1983 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था इंडिया में। उसके बाद में अब होने वाला है, तो अच्छी बात है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एशिया का जो लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट है वो इंदौर में कल लॉन्च कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में। और जिसके तहत क्या किया जा रहा है ना, जो कचरा है कचरे से गैस बनाई जाएगी और उस गैस से बसेस हो गए, व्हीकल्स हो गए, इन सबको चलाया जाएगा। और इवन दो उस गैस को बेचा भी जाएगा, बायोगैस को, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो जो हम देखते हैं कि 95% मतलब बेसिकली जो जितना भी ऐसा बायोमास है जो बर्बाद हो रहा है उस सबको यूज में लाने के लिए ये काम आएगा, मतलब स्पेशली इंदौर में। और इको फ्रेंडली तो है ही है, हम लोग जानते हैं। तो उस हिसाब से बढ़िया है। और कुछ दिनों और बात करें ना कि जिस हिसाब से इंदौर सफाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी के भाषण में भी ये कहा गया कि आने वाले 1 से 2 साल में वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे भी नंबर बना जाएगा सफाई में। तो अच्छी बात है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है कुसुम स्कीम को लेके। देखो, कुसुम स्कीम बेसिकली एक इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है जो कि शुरू की गई थी बेसिकली हम लोग जानते हैं यहाँ पे केरला के द्वारा, जिसमें महिलाओं को इंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा देने के लिए थी। तो इसी के अंतर्गत गूगल के साथ में पार्टनर किया जा रहा है अभी। अब देखो, कुसुम स्कीम 2006 में शुरू की गई थी और कुसुम बहुत अच्छी स्कीम है। पता है, इसने महिलाओं को केरला में इंटरप्रेन्योरशिप में इतना बढ़ावा दिया है जितना और किसी स्कीम ने नहीं दिया। ये वन ऑफ द कहा जाता है कि उन स्कीमों में से राज्य सरकार की एक स्कीम है जो पूरी देश में इसके बारे में चर्चा हुई है कि हाँ, इसने बहुत अच्छा काम किया है। और इवन दो एक कुसुम स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जाती है, लेकिन वो कुसुम अलग है। वो है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पादन महाअभियान, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों को सोलर पंप दे रही थी। अपने जो नॉर्मल पंप है जो जिनका वो यूज करते हैं पानी देने के लिए खेतों में, उनको हटा के सोलर पंप का यूज करें और फिर वो सोलर पंप में जो बिजली बचे उसको बेच के भी पैसे कमाए। तो वो कुसुम स्कीम अलग है और ये केरल की कुसुम स्कीम अलग है। इन दोनों को इकट्ठा नहीं करना है। तो दैट्स ऑल। और आज के अब हिंदू की हम लोग बात करें तो फ्रंट पेज पे एक तो न्यूज़ आई है जो 65% पंजाब में वोटिंग हुई है 2017 से, बाद में 12% कम रही है, जो कि एक बहुत बुरी बात है क्योंकि ये एक ही तो मौका मिलता है जब तुम अपने अधिकार का यूज कर सकते हो। उस समय भी लोगों ने यूज नहीं किया है। तो ये वोटिंग तो तकरीबन 80 to 85% होनी चाहिए थी कम से कम, जो 65% रही है पंजाब में। वहीं हम लोग ये जान, और यूपी के जो थर्ड फेज हुआ है उसमें भी मात्र 60%, जो वेस्टर्न यूपी है उसमें 60% मात्र वोटिंग रही है। तो ये बहुत एक वही कहा जाता ना कि चुनाव आयोग की नाकामियों को भी दिखाता है ये कहीं ना कहीं, कि उन लोगों ने अच्छे से प्रमोट नहीं किया कि ज़्यादा ज़्यादा चुनाव लोग वोट डालें। तो जो भी है। और एक फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई है जो जयशंकर जी के बारे में आई है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के बारे में, कि उन्होंने बांग्लादेश से कहा है कि चाइना से बचे, चाइना तुम्हें पैसे दे देगा, पोर्ट बना देगा, लेकिन बाद में तुम्हें लूट भी लेगा, इंडिया अच्छा पार्टनर है, ये है वो है। तो वो सब बात है। और एक फ्रंट पेज पे आई है जो पुतिन और जो मैक्रोन है उनके बीच में डिस्कशन हो रहा है। देखो, सीधी सी बात है, अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर कोई
मिडलमैन बनता है। बाइडन कितना भी कोशिश कर ले, जहां तक है जो होने वाला है वो मैक्रोन ही होने वाले हैं फ्रांस के। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बेसिकली फ्रंट पेज पे ऐसा कुछ नहीं है। एक पेज नंबर 7 पे न्यूज आई है, वो आई है अभी इसके बारे में, पोलियो के बारे में, कि 5 साल बाद अफ्रीका में एक 3 साल की बच्ची है जो मलावी में बेसिकली अफ्रीका में पाई जाती है, उसको पोलियो निकला है। तो अभी तक 5 साल से अफ्रीका में एक भी केस नहीं था, पोलियो फिर से आ गया है। और देखो, बहुत कम ही ऐसे देश हैं जहाँ पे पोलियो बचा है। यूएसए जैसे देश तो 1980 में पोलियो से फ्री हो चुके हैं। इंडिया भी 2010 में फ्री हो चुका है, बाद में 2010 से कोई भी केस नहीं आया है। और भारत में लेकिन स्टिल जब पोलियो वैक्सीनेशन की बात होती है, होता क्या है, ऐसे 2 बूंद पिलाई जाती हैं बच्चों को, और वो कम से कम 3 डोज पिलाए जाते हैं बच्चों को। बच्चा जब तक तुम्हारा 5 साल का नहीं होता है तब तक पोलियो के कम से कम 3 डोज, मतलब 2-2 बूंदे उसको हर साल 3 बार कम से कम पी लेनी चाहिए। तो इसको लेके अभी भारत में केवल और केवल 80% वैक्सीनेशन है पोलियो का। 20% बच्चों ने वो पोलियो वैक्सीनेशन किया भी नहीं है। तो वो भी एक बहुत खतरे की बात होती है ना, कि भले ही चलो वो नहीं है, अभी तुम्हारे यहाँ बीमारी नहीं है, लेकिन उन 20% को हो सकती है। इवन दो अपने देश में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग राज्य की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वो यूपी है। यूपी में 75% से भी कम बच्चे हैं जिनको मतलब पोलियो के तीनों डोज मिले हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। इंडिया में तो 100% होना चाहिए इस चीज को। देखते हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है जर्नलिस्ट के बारे में। अभी क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया पर्सनल्स, उनको लेके नई गाइडलाइंस लॉन्च की थी। और उन गाइडलाइंस में क्या कहा गया था ना, कि डिफामेशंस को लेके कोई भी मतलब चार्जेस लग जाते हैं तो तुमसे जर्नलिस्ट का टैग छीन लिया जाएगा। अगर तुम देश की इंटीग्रिटी के बारे में कुछ बुरा बोलते हो तो तुमसे जर्नलिस्ट का टैग छीन लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे नए चेंजेस ला दिए गए हैं, जिनके तहत कुछ ऐसे लचीले शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है कि जैसे राष्ट्र पे खतरा होगा तुम्हारी जर्नलिज्म से तो तुम पे जर्नलिस्ट का टैग छीन लिया जाएगा। अब वो किस प्रकार का खतरा है, कैसा है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अब वही है ना, कि इसका फिर तो लॉ का गलत इस्तेमाल भी कर सकती है सरकार। तो जो एडिटर गाइड ऑफ इंडिया है, बेसिकली एक पूरी जितने भी चीफ एडिटर्स होते हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स के, उन लोगों ने एक हेड कमेटी बना कर रखी है। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इसको लेके कि ये पूरे लॉ को वापस लिया जाना चाहिए। और सच वाली बात बोलें, जो एडिटर गाइड ऑफ इंडिया है वो काफ़ी सालों से कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि चीफ एडिटर्स आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो उनकी कोई सुनता भी नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और बाय द वे, अगर हम लोग इंडिया में जर्नलिज्म की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 1780 में इंडिया में जर्नलिज्म की शुरुआत हुई थी। एक पेपर था जिसका नाम था बंगाल गजेट, जो कि जेम्स अगस्टस के द्वारा शुरू किया गया था, जो इंडिया का पहला पेपर माना जाता है। और उस समय जेम्स अगस्टस भले ही हम लोग जानते हैं ब्रिटिशर्स थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स की ही बुराई की थी उसमें। बंगाल गजेट में बहुत ज़्यादा बुराई करते थे। वो बताते थे कि कैसे कैसे इंडिया को परेशान किया जा रहा है लोगों को। और बाद में इसी वजह से इनके पेपर को 1-2 साल में बंद भी करवा दिया गया था। तो जो भी है, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में। देखो, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2016-17 में शुरू किया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि इंडिया के जितने भी सरकारी जो गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो गए, चाहे कोर्ट हो गए, चाहे कोई भी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कुछ भी हो गया, उनको 2022 तक 50% जो गवर्नमेंटल ऑफिसेस हैं उनको एक्सेसिबल बनाना है हमें दिव्यांगों के लिए। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2016-17 के तहत। तो अभी इसका डाटा निकल के आया है कि ये हम लोगों ने अचीव कर भी लिया है। आज इंडिया के 50% से ज़्यादा ऑफिस, तकरीबन 56% ऑफिस जो हैं वो दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबल बन चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात है। एक नेक्स्ट न्यूज है भाई, ये विंटर ओलंपिक के बारे में, कि विंटर ओलंपिक जो बीजिंग में चल रहे थे वो खत्म हो गए हैं। 91 कंट्रीज ने भाग लिया था और 2871 एथलीट्स जो इसमें गए थे। 109 इवेंट हुए हैं टोटल, और टोटल 9 स्पोर्ट्स हुए हैं। देखो, विंटर ओलंपिक में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं होते, केवल 9 ही स्पोर्ट होते हैं, और उन 9 स्पोर्ट्स में 109 अलग अलग प्रकार के इवेंट होते हैं। और अगला हम लोग जानते हैं विंटर ओलंपिक 2026 में मिलान में। इस बार तो बहुत सी कंट्रियों ने बाइकआउट भी कर दिया था, तो जो भी अच्छे बात है। और अगर नंबर 1 पे बात की जाए तो तकरीबन 16 गोल्ड के साथ में नॉर्वे है जो नंबर 1 पे रहा है, और सेकंड नंबर पे जर्मनी रहा है 12 गोल्ड के साथ में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है यूएई के बारे में, कि देखो, यूएई ने आज की डेट में भी एक न्यूज़ निकल के आई है कि कुछ जैसी चीज़ें हो गई, फुटवेयर हो गए, टेक्सटाइल हो गए, इंजीनियरिंग जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें हो गई, फार्मा हो गए,
सोचो हम लोगों ने 2 दिन पहले सीईपीए किया है और यूएई ने इतनी फास्ट उन पे टैक्सेस हटा भी दिए हैं। 5% तक जो एक्साइज ड्यूटी और सरचार्जेस हैं उन सबको कम कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यूएई इतना जल्दी उस पर आगे बढ़ रहा है। इंडिया को भी जल्दी से जल्दी ये कम कर देनी चाहिए जिससे हम लोगों के बीच में ट्रेड को एक्सेसिबल बनाया जा सके। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बारे में। बेसिकली ये देखो, बायकॉट चाइना मूवमेंट चला था, इंडिया में बहुत शोर मचा रहा। एट द एंड कुछ नहीं हुआ, सब शांति पड़ गई, चाइना से ट्रेड बढ़ गया है। और धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, और जो चाइना इन्वेस्टमेंट था हम लोगों ने रोक दिया था, हार्डन कर दिया था, उसको फिर से ईज कर रहे हैं। ये निकल के आया है और अच्छी बात है। चाइना का इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। देखो होता क्या ना, डिपेंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी देश पे। इन्वेस्टमेंट आना अच्छा होता है, बट वो जिस भी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है उस चीज़ पे तुम्हारी उस देश को लेके कितनी डिपेंडेबिलिटी है, ये डिफाइन करता है कि वो तुम्हारे मार्केट में किस हद तक मोनोपोली बना लेगा। तो इसको अगर इंडिया कम कर पाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जिन पे हम लोग डिपेंडेबल है, चाइना और देशों पे। देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, एक छोटी सी न्यूज़ है, मतलब बेसिकली कि अकरामोवा है बेसिकली, जो अजरबैजान के थे बेसिकली, और पहले इंडिया के जो भारतीय फुटबॉल टीम है उसके पहले कोच भी रह चुके हैं ये। तो अकरामोवा जो है उनकी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी यूएनएचआर यूएन वो एनएचआरसी के बारे में, कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, सॉरी। तो उसने ये कहा है अभी हमारी केंद्र सरकार से, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ पीएल की है, कि जो रेफ्यूजीज होते हैं इंडिया में, जो रेफ्यूजीज आते हैं उनको लेके इंडिया ने अभी तक कोई भी रेफ्यूजी का लॉ नहीं बना रखा। इवन दो जो यूएन रेफ्यूजी जो कॉन्क्लेव थी 1961, उसमें भी हम लोगों ने साइन करके नहीं रखे हैं। तो सीधी सी बात है, इंडिया में जो रेफ्यूजीज आते हैं उनको लेके इंडिया के पास में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। केवल जो संविधान के से हम लोगों को आर्टिकल 21 के लाइफ एंड लिबर्टी का मान लो, या उनके पास द्वेष के वो क्या कहते हैं, उनके प्रति द्वेष के प्रति प्रतिषेध का जो आर्टिकल नंबर 17 में उनको दिया जाता है थोड़े बहुत अधिकार, वही उनको मिले हुए हैं। बाकी सब वो लोग डिटेंशन सेंटर में ही जीते रहते हैं और वहीं उनकी ज़िंदगी निकल जाती है, वहीं मर जाते हैं। तो रेफ्यूजीज को लेके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लॉ बनाना जरूरी है, ये वो एनएचआरसी ने कहा है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इंडिया, देखो इंडिया कैसा देश है ना, इंडिया काफ़ी ओपन कल्चर का देश है। इंडिया में जब भी शरणार्थी आए हैं तो इंडिया ने उनको शरण दी है, इंडिया ने कभी किसी को मना नहीं किया है। बट अभी क्या प्रॉब्लम है ना, अगर लॉ बन जाता है तो हो सकता है उस लॉ का मिसयूज़ किया जाए, या जो माइग्रेंट वर्सेस रेफ्यूजी का प्रॉब्लम चलता रहता है कि माइग्रेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो जिनके पास में पैसा है, वो यहाँ काम करने आए हैं, और रेफ्यूजी वो लोग हैं जो अपने देश में प्रताड़ित किए गए हैं, इस वजह से वो लोग भाग के यहाँ पे आए हैं। वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। और अभी क्या होता है ना, अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि ये रेफ्यूजी आए हैं, इनको हम हाँ कर सकते हैं, इन वालों को हम ना कर सकते हैं, और रोहिंग्याओं को हम ना कर सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से आए हिंदू, इनको हम हाँ कर सकते हैं। ये फ्रीडम अभी इंडिया को मिली हुई है, लेकिन अगर हम लोगों ने रेफ्यूजीज को लेकर कोई स्पेसिफिक लॉ बना दिया तो ये फ्रीडम हमसे छिन जाएगी। ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और इवन तो जो यूएनएचआरसी की जो बाउंड्रीज हैं वो भी हम पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी अगर हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक लॉ बना दिया तो ये कुछ वजह है जिस वजह से इंडिया ने रेफ्यूजी को लेकर अभी तक लॉ बना के रखे नहीं है। तो दैट्स ऑल। एक लास्ट न्यूज़ है आज की जो आई है एफआईआर के बारे में। बेसिकली एफआईआर के बारे में बहुत बड़ा एक डाटा दिया गया है, लेकिन वो डाटा किसी काम का नहीं है हमारे, तो मैंने सोचा केवल एफआईआर के बारे में बात हम लोग कर लें। एफआईआर होती क्या है? देखो एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखो जब भी हमारे साथ में कोई क्राइम होता है तो हम ऑरली या रिटन तरीके से जाके थाने में पहली बार जो चीज बताते हैं, जिसको नोट किया जाता है, हमारे बिहाफ पे लिखा जाता है, उसको एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। सीधी सी बात। ना तो आईपीसी में एफआईआर के बारे में कुछ दिया हुआ है, ना संविधान में एफआईआर के बारे में, मतलब एफआईआर शब्द ही नहीं है। एफआईआर शब्द हमें मिलता है सीआरपीसी में। सीआरपीसी के सेक्शन 154 में दिया हुआ है कि एफआईआर कैसे नोट की जाती है क्या। तो इसका प्रोसीजर जो है ना बेसिकली वो क्या है, तुम्हें जो डेली डायरी होती है उसमें साइन करना होता है। इवन दो तुम्हारे बिहाफ में कोई और भी जाके एफआईआर नोट करवा सकता है, बट उसे भी साइन करना होगा एफआईआर करते टाइम पे। एफआईआर करने के बाद में पुलिस की क्या होती है जिम्मेदारी, कि पुलिस जाके एविडेंसेस को कलेक्ट करती है। अगर पुलिस को प्रूफ मिल जाते हैं कि तुमने जो चीज कही है वो चीज सही है, तो पुलिस क्या करती है, चार्जशीट बनाती है और उस चार्जशीट को ले जाके कोर्ट में सबमिट करती है, और फिर वो केस चलने लगता है, और फिर जो भी दोषी होता है उसको कन्विक्ट कर लिया जाता है। अब सोचो अगर पुलिस जाती है और पुलिस को किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत नहीं मिलता है,
तो पुलिस चार्जशीट नहीं बनाती है और पुलिस कोर्ट को वहाँ पे जाके कैंसलेशन रिपोर्ट सौंप देती है, कहाँ पे, कोर्ट में, और तुम्हारा केस वहीं पे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, अगर एफआईआर तुमने की है और पुलिस कैंसलेशन रिपोर्ट सौंप देती है सुप्रीम कोर्ट को, वो सुप्रीम किसी भी कोर्ट को, मतलब कैंसलेशन रिपोर्ट सौंप देती है पुलिस, तो तुम्हारे ऊपर मानहानि का या डिफेमेशन का केस भी लगाया जा सकता है दूसरे दोषी के द्वारा जिस पे तुम दोष लगा रहे थे। तो ये भी एक चीज़ है। और वही है ना, देखो सीधी सी बात है, एक मिडिल क्लास पर्सन का सबसे बड़ा बचाव होता है कॉन्फिडेंस। अगर तुम उसको भी मर जाने दोगे ना, तो फिर कोई नहीं है जो तुम्हें बचाने वाला है। तो इसलिए एफआईआर जैसी प्रोसेस बहुत सिंपल होती है, लेकिन ये लोग इनसे करने से डरते हैं। अब हम लोग अगर बात करें ना, अगर तुम्हारी एफआईआर नहीं सुनी जाती है, तुम एसपी पे जा सकते हो, तुम डीएसपी पे जा सकते हो, तुम कोर्ट पे सीधे भी जा सकते हो अगर तुम्हारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो। और एक चीज और होती है, जीरो एफआईआर। अब जीरो एफआईआर क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे साथ में कोई केस हुआ है जिसको तुम किसी दूसरे थाने में जाके एफआईआर लिखा रहे हो, तो होता क्या ना कि अब उसके थाने के क्षेत्र में तो वो केस नहीं हुआ है, वो किसी और के थाने के क्षेत्र में हुआ है, तो वो वहां पे एक जीरो एफआईआर नोट कर लेता है, जो बाद में तुम्हारे रिलेटेड जो भी थाना होगा उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसलिए उस एफआईआर को कोई नंबर नहीं दिया जाता, तो उसे जीरो एफआईआर कह दिया जाता है कि ये हमारे थाना क्षेत्र में नहीं है, लेकिन दूसरे थाना क्षेत्र में है, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, अब हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको कहा जाता है जीरो एफआईआर। और हाँ, जब भी एफआईआर नोट होती है तो उसमें ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल मतलब जघन्य अपराध किसी ने कर रखा है, तो उसमें तो कोई वारंट चाहिए ही नहीं, एफआईआर अभी हुई है, अभी जाके उसको पकड़ लिया जाएगा। मर्डर है, रेप है, उसमें सीधा ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी ने जमीन घेर ली है या कुछ कर दिया या तुम्हें दो झापड़ मार दिए हैं, तो ये नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। इनमें पहले वारंट की जरूरत होती है, जब कोर्ट कहेगा कि इसको पकड़ो तो पकड़ा जाएगा, वरना नहीं पकड़ा जाएगा। और इवन दो किसी को भी पकड़े जाए, अपन लोग जानते हैं 98 to 99% लोग बेल पे बाहर रहते हैं, कुछ भी हो जाए। तो दैट्स ऑल। अब एडिटोरियल हम लोग बाद में फिर किसी दिन कवर करेंगे। और अभी की अगर हम लोग बात करते हैं कि 19, 20 और 21 फरवरी की, तो यही कारण था जो मैं किसी भी एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था।